हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ड्रीमलैंड थ्योरी, उपांत उपांत क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है। इसके पहले अपन ने पढ़ा था अपने मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत यानी कि हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है। हार्टलैंड थ्योरी का जो पूरा मेन मोटो था वो हार्टलैंड के बारे में बताया था मैकेंडर ने कि हार्टलैंड जो भी है वो बीच के अंदर जो भी, यहाँ पे मैं आपको एक चित्र के अनुसार बताता हूँ यहाँ पे कि हार्टलैंड को मतलब इसने मैकेंडर ने बहुत ही ज़्यादा संसाधन युक्त बताया था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था मैकेंडर ने। मैकेंडर ब्रिटेन का निवासी था। अगर आपको मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी पढ़नी है, हृदय स्थल सिद्धांत पढ़ना है, तो मैंने इसके पहले रिमलैंड थ्योरी जो अभी लेक्चर में जो अपलोड करने जा रहा हूँ उसके पहले मैंने हार्टलैंड थ्योरी पढ़ा है। तो आप उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, उस लेक्चर को पूरा देखना, उसमें पूरा का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट में आपको पूरा का पूरा हार्टलैंड थ्योरी समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको रिमलैंड थ्योरी आज समझाने जा रहा हूँ कि रिमलैंड थ्योरी कैसे आई थी, क्यों आई थी और ये स्पाइकमैन ने क्यों दी थी। ठीक है। तो अपन ने ये चीज़ देखी कि हार्टलैंड थ्योरी के अंदर जो है अपना मैकेंडर जो है बहुत ही ज़्यादा उसको संसाधन युक्त और बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट जगह मानता है उसको। ठीक है। हार्टलैंड को जिसने हार्टलैंड को जहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया था उस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पाइकमैन आया तो हार्टलैंड थ्योरी दी जाने के बाद में लगभग 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 8 से 10 सालों के बाद में जो भी जोग्राफर्स हुए बाद में, जैसे स्पाइकमैन हो गया, फिर हुसोन आता है, मैनिंग आता है, तो ये सारे के सारे जो अपने क्या बोलते हैं उसमें हार्टलैंड की जो थ्योरी थी उसमें थोड़ा बहुत मतलब उसके विचारों को पढ़ते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में अपनी थ्योरियाँ देना शुरू करते हैं। तो अपन मैनिंग और हुसोन के जो थ्योरीज थी उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन पहले जो रिमलैंड थ्योरी है उसको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो रिमलैंड थ्योरी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पिकअप होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है। देखना, ड्रीमलैंड थ्योरी प्रतिपादक कौन है इसके? स्पाइकमैन। इसका पूरा नाम है निकोलस जॉन स्पाइकमैन। ये अमेरिकन ज्योग्राफर है। ठीक है। और जो मैकेंडर था वो कहाँ का ज्योग्राफर था? ब्रिटेन का था। और मैकेंडर से पहले अपने जो सी पावर देखा था, सी पावर किसका था? अल्फ्रेड थेयर महान का। तो वो कहाँ का था? वो भी अमेरिका का था। और ये कहाँ का था? ये भी अमेरिका का। ठीक है। स्पाइकमैन, इसको अपन शॉर्ट में स्पाइकमैन की ड्रीमलैंड थ्योरी भी अपन बोलते हैं। इसकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ पीस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसकी, आप इसको याद रखना कि ज्योग्राफी ऑफ पीस कब दी गई थी? 1944। और इसके जस्ट एक साल पहले 1943 में क्या आया था? उसका हार्टलैंड थ्योरी का जो अपने उसने मैकेंडर ने जो अपना थ्योरी थी उसमें संशोधन करके एक 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 लेख प्रस्तुत किया था। उसका क्या नाम था? द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ द मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पीस। ठीक है। द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, ये उसका जो है पूरा का पूरा लेख था। ये चीज़ अपन यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है। ये ड्रीमलैंड थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? स्पाइकमैन। और इसकी पुस्तक कौन कौन सी है? ज्योग्राफी ऑफ पीस। अब अपन देखते हैं कि इसके मुख्य विचार जो है ना, ड्रीमलैंड थ्योरी के देने के बाद में इसके मुख्य विचार क्या आए थे। मैं आपको यहाँ पे 4 टॉपिक पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद में मैं ये चारों टॉपिक आपको समझाऊंगा। ठीक है। यह हार्टलैंड थ्योरी का विरोधाभासी सिद्धांत है। समझ में आ गया? विरोधाभासी का मतलब कि हार्टलैंड थ्योरी के विरोध में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? स्पाइकमैन ने। हार्टलैंड थ्योरी को दुखांतिक क्षेत्र माना है, यानी कि हार्टलैंड थ्योरी के अंदर जो हार्टलैंड जगह थी ना उसको दुखांतिक क्षेत्र माना है। क्यों माना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। हार्टलैंड के जो इंटर मार्जिनल क्रिसेंट है, इनर मार्जिनल क्रिसेंट है, यानी कि जो अर्ध चंद्राकार पेटी है, उसको जो है स्पाइकमैन ने रिमलैंड की संज्ञा दी है, रिमलैंड का नाम बताया है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। हार्टलैंड में संसाधनों की अधिकता नहीं है। ठीक है। ये चीज़ देखना। अब जैसे अपन यहाँ पे एक मैप के थ्रू देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैकेंडर ने क्या बताया था? मैकेंडर ने ये बताया था, मैकेंडर ने अपने 3 विचार दिए थे कि 1904 के अंदर, एक 1919 के अंदर जो संशोधन किया था, और एक 1943 के अंदर, 1943 के अंदर। ठीक है। तो ये चारों के चारों जो तीनों के तीनों जो उसकी जो बुक्स आई थी, उसके जो लेख आए थे, उसके अंदर हार्टलैंड को उसने इम्पोर्टेंट माना था। उसने ये बताया कि जितने भी जो ऐतिहासिक जो मतलब इतिहास के अंदर भी अगर अगर अपन क्रांता को जाकर देखें तो वो इसी जगह को सेटल करते थे। वर्ल्ड वॉर हुए, जर्मनी ने अटैक किया रशिया के ऊपर, तो भी इस हार्टलैंड के ऊपर इसको एक्वायर करने के लिए किया था, क्योंकि ब्रिटेन का जो मैकेंडर था उसने ये थ्योरी दिखी थी कि सी पावर से ज़्यादा लैंड पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में सभी लोग, और मैकेंडर के साथ साथ में सभी लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे थे। ये एक अभेद्य दुर्ग के बारे में बता रहे थे कि यानी कि ये जो है इसको कोई भी ये जो इस फोर्ट है ना, इसको फोर्ट की संज्ञा दी गई थी कि इसको कोई भी भेद नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूराल माउंटेन है, यहाँ पे आर्कटिक जो सागर है वो फ्रीज रहता है पूरा का पूरा। इधर येनेसी, लीना और अमूर नदियाँ हैं। ठीक है। तो इधर से कोई आने का रास्ता नहीं है, इधर बहुत घना जंगल है। ठीक है। और यहाँ देखें तो कैस्पियन सागर है।
और इस जगह पे दलदली भूमि है, तो यहाँ आने और नीचे जो अपन देखें तो मिडिल ईस्ट के जो माउंटेन है वो आ जाता है, यहाँ पे हिमालय पर्वत आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा सेफेस्ट जगह बताई थी उसने कि मैकेंडर ने जो बताया था। और आपको आपको और अच्छे से पढ़ना होता है, आप मैकेंडर की थ्योरी मेरी जो नेक्स्ट वो ऊपर वाली जो वीडियो उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जगह थी, इसको अपन स्टेपी गलियारा बोलते थे मैकेंडर के सिद्धांत पे। तो इसी जगह से अंदर आ सकते थे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। जब स्पाइकमैन ने अपनी रिमलैंड थ्योरी देना शुरू किया था तो उसने ये बताया था कि ये हार्टलैंड है ना, ये दुखांतिक क्षेत्र है। पहला पहला जो टॉप पॉइंट है इसकी मान्यता पढ़ रहे अपन, हार्टलैंड जो है दुखांतिक क्षेत्र है। कैसे है? क्योंकि हार्टलैंड में ना तो मानव संसाधन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह ही ऐसी है जहाँ पे मानव संसाधन उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। और अगर यहाँ के अंदर भी संसाधन उपलब्ध है, अब मानव संसाधन अगर यहाँ पे है ही नहीं, तो उस संसाधन को बाहर निकालने के लिए कहाँ से चीज़ें लाएंगे, कहाँ से मनुष्य जो है प्रयास करेगा, ठीक है। मानव संसाधन नहीं है, ये इसका विरोधाभासी सिद्धांत है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हार्टलैंड थ्योरी का विरोधाभासी सिद्धांत है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मानव संसाधन वगैरह या फिर ऐसी कुछ जगह नहीं है वहाँ पे जिसपे कि अपन वहाँ के जो संसाधन, अंदर जो संसाधन दबे उसको बाहर निकाल सकें, ठीक है। हार्टलैंड को दुखांतिक क्षेत्र माना गया, ये चीज़ समझ में आ गई। हार्टलैंड के इनर मार्जिनल क्रिसेंट को रिमलैंड की संज्ञा दी गई है। अपन ने यहाँ पढ़ा था, अब जैसे कि ये है हार्टलैंड, इसको पिवट एरिया बोला था स्टार्टिंग में 1904 के विचार में। फिर 1919 के विचार में पिवट एरिया को एक्सपेंड करके एक्सपेंशन किया था, जिसमें 9 क्षेत्र जोड़े थे। कौन कौन से जोड़े थे? बाल्टिक सी जोड़ा था, फिर डेन्यूब रिवर जोड़ी थी, वोल्गा रिवर जोड़ी थी, यहाँ पे अर्मेनिया जोड़ा था, काला सागर जोड़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको अपना ये इधर मंगोलिया जोड़ा था। और इधर जो अपना ये पूरा का पूरा अपना तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का जो प्लेटिव है, मतलब यहाँ से हिमालय से लेके ये तिब्बत का जो प्लेटिव है, इसको उसके अंदर पूरे के पूरे 9 एरिया जोड़े थे, जिसको पिवट एरिया को एक्सपेंड करके उसने क्या बताया था कि ये पूरा हार्टलैंड है, ठीक है। हार्टलैंड बताया, तो ये चीज़ हार्टलैंड बता दी पहली। दूसरी उसने चीज़ बताई थी कि ये जो एरिया ना, इस एरिया को उसने क्या नाम दिया था? इनर मार्जिनल क्रिसेंट। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इनर मार्जिनल क्रिसेंट उसने किसको बोला था, ठीक है। ठीक है, तो आंतरिक देखना, आंतरिक या सीमावर्ती अर्धचंद्राकार पेटी, जिसको अपन इनर मार्जिनल क्रिसेंट बोलते हैं। मैकेंडर के अनुसार पिवट एरिया के पश्चिम में, जो मैंने पिवट एरिया बताया था, पिवट एरिया के पश्चिम में, यानी कि देखना पिवट एरिया कहाँ पे है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये रहा पिवट एरिया। तो पिवट एरिया के पश्चिम में, ठीक है, और पिवट एरिया के दक्षिण में और पिवट एरिया के पूर्व में, ये पूरी की पूरी, यानी कि पिवट एरिया के पश्चिम में, पिवट एरिया के दक्षिण में, पिवट एरिया के पूर्व में, ये हार्टलैंड नाम 1919 में दिया था। पहले इसको पिवट एरिया बोला जाता था, ठीक है। धुरी क्षेत्र है ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, उसने उसको क्या नाम दिया था? इनर मार्जिनल क्रिसेंट, यानी कि अर्धचंद्राकार पेटी। तो इसी अर्धचंद्राकार पेटी को जो अपना स्पाइकमैन जो है, ये क्या बोलता है इसको कि हार्टलैंड के जो इनर मार्जिनल क्रिसेंट को इसने किसकी संज्ञा दी है? रिमलैंड की संज्ञा दी है। हार्टलैंड में संसाधनों की अधिकता नहीं है, मानव संसाधन भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपन जैसे देखते हैं कि यहाँ पे संसाधनों की अधिकता नहीं है, ना तो मानव संसाधन अधिकता है। अपन ने देखा था मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में, अपने पढ़ा था कि इस जगह पे ना, इस जगह पे देखो, इसने क्या लैंड स्थल को, लैंड पावर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था मैकेंडर ने। जबकि जो ये जो स्पाइकमैन है ना, ये लैंड पावर और सी पावर दोनों का जो उभयचर, दोनों का जो कंबाइंड रूप है ना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं, ज़्यादा लैंड पावर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सी पावर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों का जो मिला हुआ रूप है ना, जैसे ये यहाँ पे लैंड भी है, सी भी है, ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया ना, इसको लैंड की संज्ञा दी। और ये बोला इसने स्पाइकमैन की कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब आप देखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये चाइना के अंदर कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। विश्व के 4 सबसे बड़े धर्म भी इसी एरिया में, देखना कैसे है। ये चाइना में बौद्ध धर्म, ये इंडिया में हिंदू धर्म, बौद्ध हिंदू। ये पूरा का पूरा अपना इस्लाम धर्म, यहाँ पे इस्लाम धर्म है पूरा। ये अरेबियन प्लेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म, और ये पूरा का पूरा यूरोप, यहाँ पे कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर भी ईसाई धर्म है, लेकिन आपने जब देखा होगा अमेरिका की खोज हुई तो यहाँ से बहुत सारे यूरोपी वहाँ जाके बसे थे, तो वहाँ पे भी ईसाई धर्म है, ठीक है। तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्म इसी बेल्ट के अंदर बसे हुए हैं। और अपन आप जो देखोगे ना, इसको इम्पोर्टेंट क्यों माना है इसने, स्पाइकमैन ने, जबकि मैकेंडर ने इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना था। स्पाइकमैन इसलिए इम्पोर्टेंट मानता है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा संसाधन है ना, सबसे बड़ा संसाधन किसको मानते हैं? मानव संसाधन को। तो मानव संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन यहाँ पे निवास करता है, यहीं पे रहता है। और सबसे बड़े जो संसाधन है ना,
यहाँ पे आवाजाही जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर अंदर जाना है तो अंदर बहुत सारी नदियाँ आती है, तो उसके उसके अंदर नाव जो है, नाव के सहारे आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है। और इस जगह पे आप देखो कि ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट के अंदर बहुत सारे जो खनिज संसाधन होते हैं वो भी उपलब्ध है। जैसे रसिया के अंदर भी है, लेकिन उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लायक ऐसी जो अनुकूल जलवायु है ही नहीं वहाँ पे जो अपन जाके ऐसा कुछ कर सकें। ठीक है। तो इसको एक तो पहला संसाधन यहाँ पे क्या है, मानव संसाधन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उपलब्ध है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि खनिज संसाधन की मात्रा बहुत ज़्यादा उपस्थित है। तीसरा अपन देखते हैं कि यहाँ की जो आवाजाही है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ लाना है, इंडिया के अंदर कुछ लाना है, तो समुद्र से होके इधर होके, या फिर यहाँ से जो स्वेज नहर बनी हुई है, इससे अपन आसानी से यूरोप से कुछ सामान ला रहे तो आसानी से ला सकते हैं। जबकि यहाँ पहुँचाने के लिए अपने स्थल खंड के अंदर अपने को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप देखो कि मैंने विश्व के 4 सबसे बड़े धर्म बताए, खनिज संसाधन की उपलब्धता बताई, मानव संसाधन की उपलब्धता बताई, और अपने परिवहन की उपलब्धता बताई कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और वापस जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ना, वो देखना आपकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखना, इस जगह पे विश्व के 4 सबसे बड़े धर्म भी यहीं पे हैं। आप देखो कि अपने इतिहास के अंदर जाके देखो, इतिहास के अंदर जितनी भी बड़ी सभ्यता विकसित हुई ना, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु नदी की सभ्यता हो, चाहे वो चाइना की सभ्यता हो, चाहे वो मतलब ये जो मेजर जो सभ्यता थी ना, पुराने विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता, वो भी इसी बेल्ट के अंदर बनी और पली और बड़ी थी। ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है। सभ्यता यहाँ पे हो गई। और दूसरा अपन देखते हैं कि जितने भी जो लड़ाई हुई थी ना, चाहे वो अपने इस्लाम धर्म की लड़ाई देख लो, चाहे वो अंधकार युग डार्क एज के अंदर की लड़ाई देख लो। ठीक है। तो वो भी इसी सेक्टर के अंदर हो रही थी। चाहे वो दूसरे लोगों की मतलब जो जनजातीय लोग थे उनकी लड़ाई देख लो, ये भी इसी सेक्टर के अंदर थी। चाहे वो चाइना जापान की लड़ाई देख लो, वो भी इसी एरिया के अंदर होती थी। ठीक है। तो ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा संसाधन से युक्त था, बहुत ही ज़्यादा मानव बस्ती रहती थी। और पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पे जो है ना, देखना पहला पॉइंट यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा संसाधन युक्त है, मानव संसाधन यहाँ पे है, खनिज संसाधन यहाँ पे है। वापस देखिए अपन कि यहाँ पे जो परिवहन संसाधन है वो सबसे ज़्यादा इजीली उपलब्ध हो जाता है। तीसरा अपन है कि यहाँ पे बहुत प्राचीन सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई है। चौथा अपन देखते हैं कि मानसून, देखो आप, मानसून किस जगह पे, मानसून क्या यहाँ जाता है क्या, नहीं जाता है। मानसून कहाँ जाता है, इस जगह पे। ये जो पूरी बेल्ट है ना, इस, हाँ ठीक है, यूरोप में अगर यूरोप में माने तो अपन मानसून इतना नहीं जाता है, लेकिन यूरोप के अंदर भी इधर से जो एक एक करंट चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोल्ड करंट आती है वो वापस नीचे से जो हॉट करंट आती है जेट स्ट्रीम, उसकी अटलांटिक करंट आके यहाँ पे वापस गर्म स्थान इसको बना देती है, जिससे कि ये फ्रीज नहीं होता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि मानसून आता है, तो ये पूरा का पूरा मानसूनी एशिया, इसको मानसून एशिया बोलते हैं, मानसूनी एशिया। ठीक है। तो यहाँ पे मानसून आने के कारण यहाँ पे जो लोग हैं, मानव संसाधन, वो भी ज़्यादा बचते हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे कृषि वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसने माना है, स्पाइकमैन ने माना है, जबकि अपने हार्टलैंड थ्योरी के अंदर उसने नहीं माना था, मैकिंडर ने। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कि प्राचीन सभ्यताओं व संस्कृति का केंद्र रहा है, कौन रहा है, रिमलैंड। ठीक है। सारे प्राचीन संघर्ष इन्हीं स्थानों को लेकर हुए हैं, जितने भी प्राचीन संघर्ष हुए हैं वो इन्हीं स्थानों को लेकर हुए हैं, चाहे वो प्राचीन काल में सभ्यताओं को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर हो। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, अपन ने देखा, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे नदियाँ एलुवियल सोइल लेके आती है, बहाकर जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी करती है, तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। उपयुक्त जलवायु है। उपयुक्त जलवायु कैसे, क्योंकि यहाँ पे न तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और नहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा मानव के रहने के लिए उपयोगी जलवायु है, जिसमें मानव अच्छे से सस्टेन कर पाता है। ठीक है। और संसाधन युक्त रीजन है, मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा संसाधन युक्त है, मैंने अभी आपको चित्र में बताया था। मानव संसाधन की बहुतायत है यहाँ पे मानव संसाधन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए मतलब उपस्थित हैं। ठीक है। सुगम्य यातायात, मैंने बताया कि यहाँ पे अगर यातायात की चीज़ के हिसाब से देखें, परिवहन व्यवस्था, तो परिवहन व्यवस्था तट पे भी बहुत अच्छी है, और तट से अंदर जाने के लिए नदियों, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं ना, ये खुले महासागर में गिरती है। जैसे यहाँ की कोई भी नदी देख लो, आपको मैंने परिवहन बताया था, जैसे यहाँ की सिंधु नदी है, तो सिंधु खुले महासागर में गिर रही है। अगर ऊपर जाना तो आराम से सिंधु नदी के अंदर अपन जो है नाव वगैरह लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इरावदी नदी, साल्विन नदी, ये चीन की जितनी भी यांगती सियांग नदी, या फिर यहाँ पे जो आमूर नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ, इस नदी के अंदर अपन आसानी से जा सकते हैं। तो परिवहन व्यवस्था यहाँ पे सुगम्य है। ठीक है। मानसून वर्षा की पर्याप्तता, यहाँ पर जो मानसून है, तो मानसून के अंदर मानसून आता है यहाँ पे, तो वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वहाँ की जो नदियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टी बहा कर ला जाती है। उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान होगा तो कृषि की जाएगी, कृषि की जाएगी तो वहाँ पे मानव संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, मानव संसाधन की उपलब्धता होगी वहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण वहाँ के जो अंदर भी में भी जो
खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनको भी आसानी से अपन दोहन कर सकते हैं। इनके अनुसार सामुद्रिक शक्ति तथा स्थल शक्ति दोनों ही विश्व का संघर्ष का कारण है। ठीक है, सामुद्रिक शक्ति यानी कि जो सी पावर है और लैंड पावर है, दोनों ही संघर्ष का कारण है। और दोनों के बीच में इसने उपेचर किसको बताया है, इसको बताया अपने रिमलैंड को। ठीक है, इन्होंने हार्टलैंड की आलोचना करी और बताया कि हार्टलैंड एक दुखांतिक क्षेत्र है जहाँ संसाधन बिल्कुल ही नगण्य है, खास करके मानव संसाधन का बिल्कुल अभाव है। इस एरिया के अंदर किसी भी सभ्यता या संस्कृति का ने जन्म नहीं लिया है या फिर फली नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये रीजन जो है कभी भी शक्ति या संघर्षों का केंद्र नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लोग केवल छुपने के मात्र से जाते थे। जैसे हूण देखा, कजाक देखा, कुलमांस देखा, ये सारी जो जनजातियों के लोग थे जो अपने इंडिया के अंदर या पूर्वी एशिया के अंदर अटैक करने आते थे, ये अटैक करके वापस उस जगह पर जाके छुप जाते थे। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी संसाधन युक्त जगह नहीं है। ठीक है, ये जो पूरी चीज़ थी ये इसने ड्रीमलैंड थ्योरी में किसने बताई थी, स्पाइकमैन ने बताई थी। मेरी जो अभी तक जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आई नहीं अच्छे से कि क्यों हार्टलैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जबकि ड्रीमलैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आज भी आप देखो, आज के टाइम में भी आप देखो तो ड्रीमलैंड का जो एरिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। और डेवलप्ड तो क्या बोले इसको अपन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने देखो यहाँ पे नाटो बना रखा है, नाटो, सीटो, सेंटो, ये जितने भी जो ग्रुप बना रखे हैं वो यहीं पे बना रखे हैं। इस्लामिक ग्रुप यहाँ पे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC है वो भी यहाँ पे हैं। ठीक है, और इंडिया देखो, इंडिया विश्व के सबसे बड़े देशों के अंदर गिनती की जाती है तो इंडिया भी यहाँ पे, चाइना जो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पावरफुल शक्ति के रूप में उभर रहा है वो भी यहाँ पे, जापान है तो जापान भी इसी बेल्ट के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से जो कोल्ड वार चलता है ना, कोल्ड वार में भी अमेरिका क्या कर रहा है आज अभी के टाइम में आप देखो तो ईरान वगैरह ये सब चीज़ों में अमेरिका अपना अपना मतलब इस अमेरिका की क्या क्या नीति है कि अमेरिका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा अपना एरिया मतलब एक्वायर कर ले, अपनी हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है अपने अधीन कर ले, जिसके हिसाब से जो हार्टलैंड है ना यानी कि रशिया के ऊपर अमेरिका आसानी से नज़र रख सकता है। इसीलिए क्या करता है अमेरिका, यहाँ पे नाटो का गठबंधन बना रखा है, सीटो सेंटो पहले था। ठीक है, ईरान के अंदर भी अमेरिका कुछ ना कुछ सप्लाई वगैरह करता रहता है, ईरान, इराक, इसराइल वगैरह ये सारी चीज़ें। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना अड्डा बना रखा था, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने कर रखा था, इंडिया के अंदर भी यहाँ पे श्रीलंका के अंदर पहले अमेरिका ने यहाँ पे अड्डा बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ड्रीमलैंड थ्योरी के बारे में अमेरिका को किसी ने बताया था, पढ़ के बताया था, वो खास करके तो वो अमेरिकन ज्योग्राफर था। तो अमेरिकन ज्योग्राफर की बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा। तो यही सब सोच के वो चीज़ उसने ये चीज़ नोटिस करी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोल्ड वॉर भी लड़ा जा रहा है ना आज की दुनिया में, तो कोल्ड वॉर भी इसी चीज़ को लेकर लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर स्पाइकमैन ने एक बात कही थी कि जो रिमलैंड पर नियंत्रण करेगा, जो इस रिमलैंड पर नियंत्रण करेगा ना वो इस पूरे यूरेशिया पर नियंत्रण करेगा। ठीक है, जो ड्रीमलैंड को नियंत्रित करेगा वह यूरेशिया पर राज करेगा, जो यूरेशिया पर राज करेगा वह विश्व के भाग्य पर नियंत्रण करेगा। यानी कि जो ड्रीमलैंड पर नियंत्रित करेगा वो इस यूरेशिया पर राज करेगा, और जो भी इस यूरेशिया पर राज कर लेगा ना वो पूरे विश्व का जो है भाग्य निर्धारित करेगा। ठीक है, अब इसकी अपन उपयोगिता देख लेते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या क्या है। ड्रीमलैंड की संकल्पना वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में ही जारी हो गई थी। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जो मैकेंडर की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, उस वजह से ड्रीमलैंड की संकल्पना जो है स्पाइकमैन ने अपने इसके अंदर थ्योरी के अंदर दे दी थी। ठीक है, ड्रीमलैंड स्थल व जल उपेचर होने के कारण मानव संसाधन की अधिकता होने के कारण महत्वपूर्ण साबित हुआ। कैसे साबित हुआ, मैंने आपको समझाया कि ये एक तो जल शक्ति और समुद्री शक्ति और स्थल शक्ति दोनों का उपेचर रूप है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैप के अंदर अभी चित्र के अंदर। तो ये उपेचर होने के कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नदियाँ खुले महासागर में गिरती है जिस वजह से परिवहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ के विश्व के 4 सबसे बड़े धर्म, सबसे बड़ी संस्कृति, पुरानी संस्कृति, सभ्यता वगैरह, और अपन देखें कि पुराने जो सभ्यताओं के जो युद्ध हुए थे वो भी इसी स्थान पर हुए थे। मानव संसाधन बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण साबित हुआ। यूएसए ने कोल्ड वॉर में USSR की साम्यवादी नीति को रोकने के लिए इसी संकल्पना को अपनाया। USSR की जो साम्यवादी नीति थी उसने अमेरिका जो पूंजीवादी एक कंट्री है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसने जो है USSR की जो कम्युनिस्ट जो नीति थी USSR की उसको रोकने के लिए जो कोल्ड वॉर, मैंने भी आपको समझाया कि इस एरिया में इस बेल्ट में USA अपनी जो है अपना अड्डा बना रहा है, मतलब उसके विस्तार को रोकने के लिए USSR को।
ठीक है। तो रिमलैंड के कुछ देशों को संगठित करके, मतलब इसने, अमेरिका ने और रिमलैंड के जो कुछ देश थे, इन्होंने अपने आप में संगठित होकर कुछ संगठन बनाए थे, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो हो गया। तो ये सारा का सारा, और ये जो रिमलैंड थ्योरी है ना, ये यूएसए का पक्षधर है, अपन ये चीज़ देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी रिमलैंड थ्योरी होगी। आपको अच्छे से समझ में आई नहीं आई, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर नहीं भी आई होगी तो भी मैं डिजिटल बोर्ड में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखो, स्पाइकमैन की ये जो थ्योरी है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यही पूरी की पूरी थ्योरी है। इसमें ये पूछा जाता है कि ये ज्योग्राफी ऑफ पीस कब लिखी गई थी और किसकी पुस्तक है, और रिमलैंड थ्योरी किसको माना गया है। जो हार्टलैंड के अंदर इनर मार्जिनल क्रिसेंट था, उसको रिमलैंड माना गया है। थैंक यू। मैं आगे आपको इसके बारे में अब बच्चे अपने, जैसे अपने मैकेंडर का हार्टलैंड सिद्धांत कर लिया, अब अपन ने स्पाइकमैन का रिमलैंड पढ़ लिया। इसके बाद में दो सिद्धांत और अपने बचते हैं, एक तो होसोन का विचार और एक मैनिंग का विचार, जो दोनों ने ही हार्टलैंड थ्योरी के जो हार्टलैंड थ्योरी थी उनमें संशोधन किया था। तो उसको अपन अगले लेक्चर में दोनों को अपन एक ही साथ पढ़ लेंगे। थैंक यू।